प्यारे बच्चों, मैं सुशील कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है और 6.1 के लिए जो बेसिक है उसको एक बार देख लेते हैं, उसका एक परिचय हम कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, रेखाओं और कोणों के बारे में हम प्राइमरी क्लासेस हमारी 4th-5th क्लास से शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता है, तो हमारी जो स्टडी है एडवांस होती चलती है। तो हमें पता है कि जो एक रेखा है उसको खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जो एक रेखा है उसको खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारे पास 2 बिंदु हैं तो हम एक रेखा खींच सकते हैं। दूसरी बात, 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, यानी कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। देखो, इसको अगर हम यहाँ से एक रेखा खींचे तो यहाँ से इन बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ही रेखा हो सकती है। अब देखो, अगर ये रेखा हुई तो ये इस बिंदु से तो जा रही है लेकिन इस बिंदु से नहीं जा रही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम जो कोण है, विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जो कोणों के गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही जब दो रेखाएं परस्पर आपस में प्रतिच्छेद करती है, यानी कि 2 रेखाएं जब आप आपस में काटती है तो जो कोण बनते हैं उनके गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही इसके साथ साथ जब एक रेखा 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाएं, मान लो ये समांतर रेखाएं हैं, और जब कोई रेखा इन 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं तो उसका भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर के लिए हमारे पास कुछ आधारभूत पद हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे जो एक रेखा होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक जो रेखा होती है जिसको हम इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है जो दोनों ही दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ती रहती है, दोनों ही दिशा में और निरंतर बढ़ती रहती है। यानी कि ये जो रेखा होती है उसकी जो लंबाई है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक इसी तरह से जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड जैसे नाम से ही क्लियर है, रेखाखंड यानी कि रेखा का खंड, खंड मतलब उसका टुकड़ा। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड एक रेखा का वह भाग है जिसके 2 अंत्य बिंदु हों। यानी कि अगर इसके 2 अंत्य बिंदु हो गए, यहाँ देखो जैसे हमने चित्र में दिया हुआ है, अगर ए और बी इसके अंत्य बिंदु हैं तो यहाँ से जो हमें रेखाखंड मिला है तो इसकी कुछ ना कुछ निश्चित लंबाई भी होगी। अगर इसके 2 अंत्य बिंदु होंगे तो इसकी निश्चित लंबाई भी होगी, यानी कि जो रेखाखंड होता है उसकी लंबाई भी निश्चित होती है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है हमारे पास किरण। जो किरण है, अब देखो हमारे पास सिचुएशन क्या हुई, एक तो है ये लाइन है हमारे पास, दोनों ही दिशा में असीमित रूप से बढ़ती रहती है। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। एक तो हमारे पास रेखा है, ये रेखा है, और ये हमने जो प्लॉट किया वो रेखाखंड है। ये हमारे पास रेखाखंड है। अब इसमें दोनों ही दिशाओं में, रेखा के केस में दोनों ही दिशाओं में ये असीमित रूप से बढ़ती रहती है, और रेखाखंड में 2 अंत्य बिंदु होते हैं, यानी कि निश्चित है ये। लेकिन जो किरण है वो इन दोनों के बीच में है। यहाँ से जैसे यहाँ पे इसका एक बिंदु तो फिक्स है और ये एक तरफ बढ़ती है, यानी कि इसका एक अंत्य बिंदु तो फिक्स है, दूसरा नहीं है। तो यहाँ से अगर इसकी परिभाषा देखें तो ये क्या क्या है? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत्य बिंदु हो उसे किरण कहते हैं, वो किरण कहलाता है। अब ये हमारे पास किरण है एक, तो किरण ए बी। अब यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे हम कोई भी दूरी मापते हैं तो 2 बिंदुओं के बीच में जब दूरी मापते हैं तो वो रेखाखंड ही है हमारे पास। और ठीक इसी तरह से जैसे हम टॉर्च की लाइट जलाते हैं
तो टॉर्च सोर्स है लाइट का, तो हमारे पास ए पॉइंट तो फिक्स हो जाता है, मतलब ये टॉर्च की लाइट यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ से किरणें निकल रही है बहुत सारी इस तरह से, तो ये सोर्स हो गया, ये बिंदु तो फिक्स हो गया और इस दिशा में ये निरंतर बढ़ती रहती है, यानी कि एक अंत बिंदु है। तो इस तरह से हमारे पास किरण है। तो प्यारे बच्चों, रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड जो ए बी है, रेखाखंड ए बी, उसको हम ए बी के ऊपर बार या एक जैसे एक जो छोटी सी लाइन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास रेखाखंड के लिए इस तरह से हम रेखाखंड को व्यक्त करते हैं, बार कह सकते हो आप इसको। ठीक इसी तरह से अब देखो किरण के लिए जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही उसके ऊपर लगाया हुआ, देखो रेखाखंड के लिए निश्चित है तो यहाँ पे भी इसके ऊपर निश्चित है। अब जो किरण के केस में एक साइड में निरंतर बढ़ती रहती है, तो किरण को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी के ऊपर क्या इस तरह से एरो लगा दिया, एक किरण के लिए ए बी और उस पर इस तरह से वन साइडेड एरो लगा दिया। और जो रेखा है, रेखा के लिए ए बी और उसके ऊपर दोनों तरफ बढ़ती रहती है असीमित रूप से, तो यहाँ पे इसके ऊपर दोनों साइड में एरो का निशान लगा दिया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर ए बी के ऊपर बार है तो ये हमारे पास रेखाखंड है, और इस तरह से है तो ये किरण है, और अगर इस तरह से है तो ये फिर रेखा ए बी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे रेखा ए बी, किरण ए बी और रेखाखंड ए बी और उसकी लंबाई को एक ही संकेत ए बी से व्यक्त करेंगे। यह चैप्टर है हमारे पास, हम सिंपली ए बी ही लिखेंगे। अब वो ए बी क्या है, अब वो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी रेखा है, रेखाखंड है या किरण है, वो उस क्वेश्चन के संदर्भ में या उस स्टेटमेंट के संदर्भ में अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि ए बी हमारे पास रेखा है या किरण है या रेखाखंड है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट परिभाषा आ जाती है कि सरेखी बिंदु और असरेखी बिंदु किन्हें कहते हैं। तो सरेखी बिंदु कौन से होते हैं और असरेखी बिंदु कौन से होते हैं। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में हैं तो उनको हम सरेखी बिंदु बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में है तो उनको हम बोलेंगे सरेखी बिंदु। जैसे देखो ये जो लाइन है हमारे पास, इस पे पॉइंट ए बी है, पॉइंट बी भी है और पॉइंट सी भी है। तो ये जो पॉइंट ए बी सी है ये कैसे बिंदु हैं, सरेखी बिंदु हैं। तो ये जो पॉइंट ए बी और सी है ये सरेखी बिंदु हैं। लेकिन मैं अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ई की बात करूं तो ये एक लाइन पे तो नहीं है, ये तीनों बिंदु एक लाइन पे नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी और ई कैसे बिंदु हैं, असरेखी बिंदु हैं। असरेखी भी कह देते हैं, असरेख बिंदु भी कह देते हैं, उसी तरह से सरेखी बिंदु भी कह देते हैं और सरेख बिंदु भी कह देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि डी ई और ए ये कैसे बिंदु हैं, डी ई और ए, ये हमारा डी है, ये ई है और ये ए है, तो ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे नहीं हो सकते। अगर हम इन तीनों को लाइन से मिलाएं तो ये इस तरह से जाएगा कुछ, तो ये एक ही लाइन पे तो नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से ये कैसे बिंदु है, डी ई और ए ये कैसे बिंदु हुए, असरेखी बिंदु हुए। और अगर ए बी सी की बात करें तो ये कैसे बिंदु हो जाएंगे, सरेखी बिंदु हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अगर एक बिंदु और लगा देता हूँ एफ, तो ए बी एफ और सी ये भी कैसे बिंदु हो गए, सरेखी बिंदु हो गए। तो यहाँ से एक बिल्कुल आसान सी बात किस तरह से ध्यान रखेंगे आप कि तीन बिंदु अगर तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु अगर एक ही लाइन पे हैं तो वो सरेखी बिंदु होंगे, और अगर वो एक लाइन पे तीन या तीन से अधिक बिंदु एक लाइन पे नहीं है तो वो कैसे होंगे, असरेखी बिंदु होंगे। इसके बाद कोण के बारे में आप चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है।
अब देखो दो किरणें हैं, एक तो किरण है OA और एक है OB, तो यहाँ से O से शुरू हो रही हैं, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या मिलेगा, कोण मिलेगा, यहाँ पे कोण बनेगा। तो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, ये जो दो किरणें हैं OA और OB, इसको क्या कहेंगे हम, कोण की भुजाएं कहेंगे, कोण की भुजाएं कहेंगे, इंग्लिश में साइड बोलेंगे। और ठीक इसी तरह से जो बिंदु दोनों में है, एक ही जो बिंदु है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको हम शीर्ष कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो यहाँ पे ये कोण के लिए जो महत्वपूर्ण पद है। अब आप देखो, अब यहाँ पे जो चित्र है, चित्र के हिसाब से हमारे पास, हम इसको कोण A, कोण O इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे कोण बना हुआ है तो ये कोण O, इसको हम कोण AOB, देखो ऐसे, तब भी कोण यही बनेगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम कोण BOA ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो BOA, तो यही बनेगा हमारे पास कोण। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कोण O, कोण AOB और कोण BOA, ये तीनों एक ही बात है, ये कोण O को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों कोण O को रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि कोण O, कोण O, कोण AOB और कोण BOA, ये तीनों एक ही कोण को रिप्रेजेंट करते हैं, कोण O को। आगे बढ़ते हैं, कोणों के प्रकार, ये भी आप बहुत प्राइमरी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन सा होता है, वो कोण जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। यानी कि जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारे कैसे कोण हैं, न्यून कोण हैं। आगे बढ़ते हैं, समकोण, बिल्कुल सबको पता ही है हमारे पास। तो समकोण वो कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, उसको हम समकोण बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। इससे आगे चलते हैं, तो इसके बाद आ जाता है अधिक कोण। तो अधिक कोण प्यारे बच्चों वो कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जैसे 105 डिग्री का कोण, 105 डिग्री का कोण कैसा हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। 120 डिग्री का कोण कैसा हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। यानी कि 90 से तो बड़ा होना चाहिए वो, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कैसा होगा, अधिक कोण। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, तो ऋजु कोण यानी कि 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण यानी कि कौन सा होगा, वो कोण जिसका जो माप है वो 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो, 180 डिग्री से तो वो बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से वो कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, संपूर्ण कोण। तो 360 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। प्यारे बच्चों एक बार फिर सारे कोण फटाफट देखते हैं। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक इसी तरह से समकोण 90 डिग्री का कोण। उसके बाद अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। उसके बाद ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण। उसके बाद प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। उसके बाद संपूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। उसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों पूरक कोण। तो पूरक कोण कौन से होते हैं, तो पूरक कोण जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो कोण है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास अगर दो कोण है उनका जो योग है, उन दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन दोनों कोणों को कैसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक कोण हमारे पास 35 डिग्री का है, एक कोण हमारे पास 35 डिग्री का है और एक कोण 55 डिग्री का है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें, 35 डिग्री को और 55 डिग्री को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक समकोण हो जाएगा। तो ये जो कोण है 55 डिग्री
और 35 डिग्री। तो ये हमारे पास कैसे हो जाते हैं, पूरक कोण हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कैसे कोण हो जाते हैं, पूरक कोण हो जाते हैं। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये भी कैसे हैं, पूरक कोण है। 80 डिग्री और 10 डिग्री, ये भी कैसे हैं, पूरक कोण है। यानी कि वो दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री बने उनको हम क्या कहेंगे, पूरक कोण। ठीक इसी तरह से है समपूरक कोण। समपूरक कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। वो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो उनको हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण, जिसको हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया 130 डिग्री और 50 डिग्री, तो कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये दो कोण कैसे हैं, हमारे पास समपूरक कोण है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 110 डिग्री और 70 डिग्री, ये भी हमारे पास कैसे हैं, समपूरक कोण है। 100 डिग्री और 80 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कैसे हैं, समपूरक कोण है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास बेसिक, जो आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस में को समझने में आपको, अगर आप ये बेसिक कर लेते हैं तो आसानी रहेगी। ये बेसिक आपने 8th क्लास तक सारा का सारा पढ़ रखा है। तो पार्ट 1 जो हमारा वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें हमने जो पिछली क्लासेस में रेखाएं और कोणों के बारे में पढ़ा है उसका एक रिवीजन किया है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में हम जो हमें एक्सरसाइज 6.1 में जो हमें ज़रूरत है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।